नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको प्रश्नावली फर्स्ट के जो कुछ गुणधर्म हैं परिमेय संख्याओं के और अन्य संख्याओं के, उनको पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्या सीखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। अब हम इनकी कुछ गुणधर्म हैं, उन गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या ये कौन सी संख्याएं किस किस गुणधर्म का पालन करती हैं और किस किस गुणधर्म का पालन नहीं करती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए समृद्ध, सबसे पहला जो गुणधर्म है वो क्या है, समृद्ध। देखिए समृद्ध क्या है, समृद्ध का मतलब है कि जैसी संख्याएं अपन यूज में लेते हैं, यानी जिस प्रकार की संख्या, जैसे पूर्ण संख्याएं हैं या प्राकृत संख्याएं हैं या परिमेय संख्याएं हैं, कोई संक्रिया लगाई हमने, जैसे a+b यानी जोड़ किया, घटाव किया, गुणा किया और भाग किया, मतलब एक ही प्रकार की संख्याएं लेकर उनमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, बीजगणितीय जो संक्रियाएं अपन जो लगाते हैं, तो उनको सॉल्व करने के बाद में जो संख्या आती है, यानी संक्रिया कंप्लीट करने के बाद में जो संख्या आपकी आती है, क्या वो उसी प्रकार की है जो स्टार्टिंग में हमने ली थी। देखिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए समृद्धता हमसे ये कहती है कि मान के चलिए हमने कोई दो संख्याएं ली, और दो संख्या कौन सी ली, पूर्ण संख्याएं ली। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा याद रखना कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 0 1 2 3। देखिए पूर्ण संख्या हो रही है 0 से स्टार्ट। वो ये कह रहा है समृद्धता में कि हम पूर्ण संख्या ही ले रहे हैं, दोनों संख्याएं पूर्ण संख्या ले रहे हैं, या 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी संख्याएं हो सकती हैं। देखिए मैं यहाँ पे 2 संख्याएं लेके चलता हूँ। देखिए मैंने 2 संख्याएं ली, a और b, और उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। a और b को मैं जोड़ रहा हूं, दोनों संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या, यानी a भी पूर्ण संख्या है और b भी पूर्ण संख्या है, यानी a भी इन संख्याओं में से कोई सी है आगे, और b भी इन संख्याओं में से कोई सी है। यानी जब हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं और जो जोड़ने के बाद जो संख्या आती है वो हमारी पूर्ण संख्या ही अगर आ जाती है, मतलब दो पूर्ण संख्याओं को लिया, उनको जोड़ा और जोड़ने के बाद हमारी अगर पूर्ण संख्या आ रही है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो योग के लिए, योग मतलब जोड़ के लिए समृद्धता के गुण का पालन या नियम का पालन करती हैं। देखिए इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए मैंने a की जगह ले लिया 3 और b की जगह ले लिया 4। देखिए a अपना पूर्ण संख्या है और b भी अपना पूर्ण संख्या है, और 4 और 3 को जब मैंने जोड़ा तो कितना आया अपना, 7। तो क्या 7 अपनी पूर्ण संख्या है, जी बिल्कुल 7 अपनी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं योग के लिए समृद्धता के नियम का पालन करती हैं, यानी दो पूर्ण संख्याओं को लेने पर, उनको जोड़ करने पर उनका जो योग है वो भी क्या निकल के आती है, अपनी पूर्ण संख्या ही निकल के आती है। ये हमने योग के लिए देखा। अब हम व्यवकलन यानी घटाव के लिए देखते हैं, यानी दो पूर्ण संख्याओं को एक साथ लेने पर उन्हें घटाया जाए। दो पूर्ण संख्याएं ली, यानी a भी कोई पूर्ण संख्या, यानी इनमें से कोई है, b भी कोई पूर्ण संख्या है, और उनको आपस में जब घटाया जाए तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, क्या वो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। देखिए जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या प्राप्त हो। देखो इसको ऐसे समझते हैं। देखिए मान के चलिए मैंने इसी से ले लेता हूं, जैसे मैंने 3 लिया a की जगह और b की जगह लिया मैंने 4। देखिए 3 में से अगर मैं 4 को घटाऊंगा, 3 में से 4 को घटाऊंगा तो अपना कितना आंसर आ रहा है, -1। क्या -1 पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो रही है, अपनी पूर्ण संख्या अपनी कहां से हो रही है, 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या अपनी 0 से शुरू हो रही है, लेकिन ये क्या आ रहा है, -1 तो इधर गया, जो कि हमारी पूर्ण संख्याओं में आता ही नहीं है। इसका मतलब व्यवकलन के लिए जो पूर्ण संख्याएं हैं वो समृद्धता के गुण का पालन नहीं करती हैं। समृद्धता क्या होती है, जिस प्रकार की अपन संख्याएं ले रहे हैं, बीजगणितीय संक्रियाओं को हल करने के बाद जो संख्या अपनी आती है वो भी उसी प्रकृति की, वही संख्या आनी चाहिए। तो हम कौन संख्या होती हैं, वो अपनी समृद्धता के गुण का पालन करेंगी और वो पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए अब बात करते हैं गुणन के लिए। गुणन के लिए मतलब कि हमने कोई दो पूर्ण संख्याएं ली, उनका आपस में गुणा किया, और गुणा करने के बाद जो संख्या आई, क्या वो भी पूर्ण संख्या है।
अगर वो पूर्ण संख्या होगी तो कह देंगे कि भाई पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए समृद्धता का नियम का पालन करती हैं, और अगर वो पूर्ण संख्या नहीं आती है तो हम ये कह देते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए समृद्धता का नियम का पालन नहीं करेंगी। तो देखिए मैं यहां पे अगर देखूं तो गुणन के लिए समृद्धता के नियम का पालन पूर्ण संख्याएं करती हैं, यानी गुणन के लिए पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं, समृद्ध होती हैं। देखिए समझते हैं, मान के चलिए मैं कोई और एग्जांपल ले ला, तो ये 2 ले लिया और 1 ले लिया मैंने 4, 2 और 4, 2 अपनी पूर्ण संख्या है, देखिए बिल्कुल है, 4 अपनी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, 2 और 4 का जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। क्या 8 पूर्ण संख्या में आता है? जी मैंने अभी बता दिया कि ये संख्याएं आगे तक चलती हैं, इसका मतलब 8 भी अपना पूर्ण संख्याओं में आता है। इसका मतलब गुणन के लिए जो पूर्ण संख्याएं हैं वो समृद्धता के नियम का पालन करती हैं। अब बात करते हैं भाग के लिए। देखिए भाग के लिए जो पूर्ण संख्याएं हैं वो समृद्धता के नियम का पालन नहीं करती हैं। इसका मतलब कि यदि मैं कोई 2 पूर्ण संख्याएं लूं और उनका आपस में भाग दूं तो भाग देने के बाद जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या ही आए। देखिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए सुनिए, मान के चलिए मैंने भाग दिया 1 में और 2 का। देखिए 1 अपनी पूर्ण संख्या है, जी बिल्कुल है, 2 अपनी पूर्ण संख्या है, जी बिल्कुल है, और जब मैं इसमें भाग दिया तो कितना आ रहा है, 0.5। 0.5 पूर्ण संख्या है क्या? 0.5 अपनी पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं समृद्धता के लिए, समृद्धता के गुण का पालन किसके लिए नहीं करती हैं, भाग के लिए नहीं करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक। देखिए पूर्णांक में मैंने आपको क्या बताया था कि पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक में -1, -2, -3 डॉट 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 अनंत माइनस तक, और ये अपना प्लस के अनंत। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक होती हैं। अच्छा पूर्णांक में समझ लेते हैं, योग के लिए समृद्ध होते हैं पूर्णांक, जो बिल्कुल होते हैं। देखिए यदि हम एक ए लें और एक लें बी, दोनों ही कैसे ले रहे हैं हम, पूर्णांक, यानी ए भी कोई पूर्णांक और बी भी कोई पूर्णांक, तो जो उनको जोड़ने पर हमेशा जो सी आएगा वो अपना क्या आएगा, वो अपना पूर्णांक आएगा। चलिए उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए ए की जगह मैंने माना 5, वो भी माइनस का, ए की जगह मैंने माइनस का 5 ले लिया और बी की जगह ले लिया मैंने प्लस के 4। कुछ भी नंबर ले सकते हैं पूर्णांक तो अपन, क्योंकि पूर्णांक ये सभी संख्याएं होती हैं। अच्छा देखिए माइनस के 5 में से प्लस के 4 की अगर मैं बात करूं, माइनस के 5 में प्लस के 4 अगर जोड़ूं तो इसका आंसर आएगा बेटा कितना आएगा। देखिए जिन बच्चों को आंसर इनको काटना नहीं आता है उनको भी सिखा देते हैं। देखिए इनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। आप सबसे पहले देखो कि कौन सा अंक बड़ा होता है, 5 होता है कि 4 होता है, 5 होता है, सिंपल सी बात है 5 होता है। 5 होता है तो देखिए अब जो इसका फिर साइन देखना है कि 5 का साइन क्या है, 5 का साइन क्या है अपना माइनस, तो बराबर के बाद क्या आएगा अपना माइनस आएगा। अब देखिए 5 में से 4 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस के 1, यानी माइनस के 5 में से 4 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1। अच्छा माइनस का 1 क्या अपनी पूर्णांक है, बिल्कुल है, देखिए पूर्णांक है। इसका मतलब योग के लिए समृद्ध होते हैं कौन, पूर्णांक, यानी 2 पूर्णांकों को जब जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद भी एक पूर्णांक ही आता है। ऐसी बात करें व्यवकलन के लिए, तो व्यवकलन के लिए जो पूर्णांक होते हैं, व्यवकलन के लिए पूर्णांक कैसे होते हैं, समृद्ध होते हैं। व्यवकलन में भी पूर्णांक कैसे होते हैं, समृद्ध होते हैं। देखिए समझ लेते हैं, मान के चलिए कोई पूर्णांक है 8, माइनस का 8 ले लो चाहे प्लस का 8 ले लो, कुछ भी ले लो, और एक कोई पूर्णांक है जैसे माइनस का 5, यानी माइनस के 8 में से माइनस कर दिए 5 को, तो देखिए दोनों के अंक, दोनों का साइन कैसा है, माइनस का है। इसका मतलब दोनों क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन साइन कैसा आता है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 13। कितना हो जाएगा माइनस का 13। देखिए जब दोनों संख्याएं एक जो, देखिए 2 संख्याएं और दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं और उनके बीच में कोई गुणा का साइन नहीं है, यानी अगर गुणा नहीं है उनके बीच में और चिन्ह एक जैसी हैं और 2 संख्याएं हैं तो वो संख्याएं आपस में हमेशा जुड़ेंगी और चिन्ह उनका फिर माइनस ही आ जाएगा। यानी 8 और 5 को जोड़ा तो कितना हो गया 13 हो गया, लेकिन दोनों माइनस के हैं इसलिए कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 13। ठीक है, इसका मतलब व्यवकलन के लिए जो पूर्णांक जो है होते हैं वो समृद्ध होते हैं, क्योंकि माइनस का 13 अपना पूर्णांकों में होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं गुणन के लिए। देखिए गुणन के लिए करते हैं, गुणन के लिए यानी कोई एक पूर्णांक लिया जाएगा,
दूसरा भी कोई पूर्णांक लिया जाएगा, उनका जब गुणा करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा 5 गुणा माइनस के 3 कर लेते हैं। देखो एक तो प्लस का 5 है और एक कैसा है, माइनस के 3। अच्छा देखिए 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 दिया 15 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 कैसा है अपना, माइनस का। 3 कैसा है अपना, माइनस का है, तो अब जो चिन्ह आएगा वो 15 क्या है, कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब माइनस के 15 इसमें होगा जी, बिल्कुल होगा। -4 -5 -6 -7 -8 -2 -11 ऐसे करके आगे तक बढ़ेंगे तो -15 तक अपन पहुंच जाएंगे। इसका मतलब गुणन के लिए समृद्ध होते हैं कौन, पूर्णांक। अब बात करते हैं भाग के लिए समृद्ध होते हैं कि नहीं होते। तो देखिए भाग के लिए पूर्णांक जो होते हैं वो समृद्ध नहीं होते। अच्छा पूर्णांक समृद्ध क्यों नहीं होते, देखिए अभी मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए मैंने कह दिया 10, ये तो कोई पूर्णांक हो गया, और दूसरा हो गया कोई 7। देखिए 10 में अगर अपन 7 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ चलता रहेगा, 1 पॉइंट कुछ चलता रहेगा, जो भी आएगा अपना जगह। 10 में 7 का भाग देंगे तो 1, तो अपना कितना बच गया 3, तो 7 चौक 28। तो यानी 1 पॉइंट कुछ मतलब दशमलव में ये संख्या आ रही है, जबकि हमारे पूर्णांक दशमलव में नहीं होते हैं। इसका मतलब जो भाग के लिए है वो समृद्ध नहीं होगा। देखिए ये हमने पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के लिए समझ लिया। अब हम बात करते हैं परमेय संख्याओं के लिए। परमेय संख्याओं के लिए देखिए योग के लिए कैसे होते हैं, समृद्ध होते हैं। देखिए इसको भी समझते हैं, एक सेकेंड और देखिए बच्चों, मैं कोई 2 परमेय संख्या लेता हूं। जैसे मान के चलिए कोई छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, 2/5 प्लस 1/4 कह देता हूं। चलिए ठीक है, 2 परमेय संख्या हो गई, एक 2/5 हो गई और 1/4 हो गई। अब क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे। देखिए जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। अच्छा लघुत्तम कितना होगा इसका, लघुत्तम होगा इसका 20। कितना होगा, 20। जिन बच्चों को लघुत्तम लेना नहीं आता है वो इधर देख लीजिए, यही समझा देता हूं। देखिए हमें क्या लेना है, 5 और 4 का लघुत्तम लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जिसका भाग इसमें जाता हो। देखो 2 का भाग 5 में नहीं जाता तो 5 को तो ऐसे की ऐसे उतार देंगे, और 2 का भाग जब 4 में कितनी बार जाता है, 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार। ऐसे ही फिर 2 का देंगे, 2 का भाग 5 में नहीं जाता तो 5 को ऐसे ही उतार दिया, और 2 का भाग 2 में कितनी बार जाता है, 1 बार। इसके बाद 3 का देंगे, 3 का इसमें जा नहीं रहा है तो कितने का देंगे, 5 का। 5 का देंगे, 5 एकम 5 और 1 का 1, यानी यहाँ पे जब 1 1 आ जाए तो हमें रुक जाना होता है। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो इसका लघुत्तम कितना आया, इसका लघुत्तम आ गया अपना 20। देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, देखिए 5 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20 यानी 4 बार। उसका गुणा किससे करेंगे, इसके ऊपर वाली संख्या क्या है, इसके ऊपर वाली संख्या क्या है, 2। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस है। उसके बाद फिर 4 का भाग देंगे 20 में कितनी बार, 4 पंजे 20। उसका गुणा कितने से करेंगे, इसको ऊपर वाले 1 से। देखिए 4 दूनी 8 प्लस 5 एकम 5/20 कितना हो गया, 8 और 5 13/20 कितना हो जाएगा, 13/20। मुझे बताइए क्या 13/20 परमेय संख्या है कि नहीं है, 13/20। देखो 13 पूर्णांक है, बिल्कुल है। 20 पूर्णांक है, बिल्कुल है। और दोनों P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल है। Q = 0 है, बिल्कुल है। इसका मतलब कि ये अपनी परमेय संख्या है। तो योग के लिए परमेय संख्याएं जो होती हैं वो समृद्ध होती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं घटाव के लिए। देखिए घटाव के लिए परमेय संख्याएं समृद्ध होती हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल देखिए, जैसे मान के चलिए 2/5 में से 1/5 गया। 2/5 में से अगर 1/5 माइनस करेंगे तो देखो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा 2 - 1 यानी 1/5। देखिए 2/5 में से 1/5 घटाया तो अपना कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है, और 1/5 कैसी है, अपनी परमेय संख्या है। इसका मतलब घटाव के लिए समृद्ध होती है। अब देखिए गुणा के लिए देखते हैं। तो गुणा के लिए देखो थोड़ा सा इजी है, कोई भी आप बटे वाले कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लो और उनका मल्टीप्लाई करोगे तो एक परमेय संख्या ही निकल के आएगी। देखिए
3/5 गुणा 2/5 इक्वल्स टू, देखिए या कुछ भी ले लेंगे, 3 ले लीजिए, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। देखिए 6 अपना पूर्णांक है, ठीक है, 15 अपना पूर्णांक है, हाँ, तो दोनों p/q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब एक ऐसी संख्या है, परमेय संख्या है। यानी गुणा के लिए परमेय संख्या कैसी संख्याएं होती हैं, समृद्ध होती हैं। अब बात कर लेते हैं भाग के लिए। देखिए भाग के लिए देखते हैं, जैसे मैंने कहा 2/5, देखिए ये क्या, ये अपनी परमेय संख्या, देखो 2/5 में 2/5 का भाग देंगे, देखिए ये तो इससे कट जाएगा एक टाइम से, बिल्कुल पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन वहीं पे मैंने ये कहा था, देखिए अब समझना, एक अपनी परमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है, उसमें जब मैं 0 का भाग दे दूं, 0 क्या है अपना, 0 अपना क्या है, पूर्णांक, यानी 0 का जब मैं इसमें भाग दे रहा हूं, देखिए एक अपनी परमेय संख्या, 0 अपनी परमेय संख्या, पर 1/0 अपनी परमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब परमेय संख्याएं भाग के लिए अपना समृद्धता का गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। तो इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसी से मतलब नहीं है, और भी कई एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाकी आगे की संख्याएं बताते हैं इसको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको क्लास 8 की एक्सरसाइज फर्स्ट के जो आगे जो गुणधर्म रह गए थे उनको कराएंगे। देखिए पहले हमने, इससे पहले हमने एक समृद्धता का गुणधर्म पढ़ा था संख्याओं के लिए। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता का। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्रम विनिमयता का गुण है। और इसमें, इस गुण में आपको देखिए बता देते हैं पहले कि क्रम विनिमयता क्या है। यानी किन्हीं संख्याओं के क्रम में परिवर्तन करने पर उनके वास्तविक मान में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वे संख्याएं क्रम विनिमयता के गुण का पालन करती हैं। जैसे मैं मान के चल रहे हैं, हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। देखिए पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, वो 0 1 2 3 4 एंड 5। देखिए परमेय संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5। और क्रम विनिमयता में अगर हम देखें तो सबसे पहले कि योग के लिए क्रम विनिमय होती है कौन, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय होती हैं। क्रम विनिमय से मैंने अभी मतलब समझा ही दिया है कि उनके क्रमों को बदलने पर संख्या के वास्तविक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए a + b = b + a, यानी a और b हमारी कोई दो कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। यानी इस तरीके की यदि कोई दो संख्याएं पूर्ण संख्या a + b है और उनको अगर मैं a + b के रूप में जोड़ूं और उन्हें ही अगर मैं b + a के रूप में जोड़ूं तो दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए मान के चलिए a का मान 2 है अपना और b का मान कितना है, 3। तो देखिए a की जगह पे 2 और b की जगह पे 3। देखिए 2 + के 3 बराबर कितना हो गया अपना, 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, b + a, यानी 2 को 3 को तो 2 के स्थान पर और 2 को 3 के स्थान पर, यानी 3 + 2, ये भी कितना आ रहा है, 5। देखिए जब हमने इसको a + b के रूप में रखा तब भी 5 आ रहा था, और जब हमने इसको पलट दिया यानी 3 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 3 रख दिया तब भी इसका मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी इनके क्रमों को क्या कर दिया हमने, बदल दिया। पहले 2 था बाद में 3 था, लेकिन दूसरे पद में देखेंगे तो पहले 3 है और बाद में 2 है। यानी उनके क्रमों को बदल दिया और उनके जो मान जो है वो वास्तविक मान जो है वो उतने के उतना ही आ रहा है जितना 5 पहले का भी 5 ही आ रहा था और दूसरे का भी 5 आ रहा है। इसका मतलब ये जो पूर्ण संख्याएं जो हैं वो क्रम विनिमयता के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि देखो 2 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है और 5 भी अपनी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसी तरीके से 3 पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या और 5 भी अपनी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया योग के लिए। अब हम बात करते हैं घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं होते। देखिए इक्वल्स टू यहाँ पे काटा हुआ है। घटाव के लिए क्या नहीं होती हैं, वो क्रम विनिमय नहीं होती हैं। चलिए समझते हैं। देखिए यदि मैं, देखिए 2 में से 3 घटाता हूं, 2 में से 3 घटाता हूं तो अपना कितना आंसर आएगा, -1। ठीक है, जिनको नहीं आता वो समझ लिए। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा अंक बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 के आगे क्या साइन लग रहा है, माइनस।
तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 2 पहले है और 3 बाद में। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3 पहले और 2 बाद में। देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो वो आएगा तो 1 ही, लेकिन दोनों में क्या अंतर है आप देखोगे कि जो पहला है उसमें -1 है, दूसरा जो है वो +1 है, यानी -1 +1 आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब घटाव के लिए क्रम भिन्नता के नियम का पालन पूर्ण संख्याएं नहीं करती हैं। अब बात करते हैं गुणा के लिए। देखिए गुणा के लिए करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ले लिया 3 गुणा 5, ए की जगह कितना है अपना 3 और बी की जगह कितना है अपना 5, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, यानी 3 का गुणा जब 5 से किया तो कितना हो गया अपना 15। अब क्या कर रहा हूं मैं, इन अंकों को पलट रहा हूं, यानी 3 की जगह लिख रहा हूं 5 और 5 की जगह लिख रहा हूं 3। तो देखिए 5 तिया 15, ठीक है, दोनों का क्रम क्या हो गया आपस में बदलने पर भी उनका वास्तविक मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 3। देखिए ये वही है, सूत्र की फॉर्म रख दिया है कि 3 पहले फिर बाद में 5, फिर उसके बाद 5 पहले और फिर बाद में 3। ये अपना क्या हो गया, गुणन के लिए क्रम विनिमय। कौन सी संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। चलिए अब भाग के लिए देखते हैं। देखिए जो अपनी पूर्ण संख्याएं हैं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होती हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए मान के चलिए कोई संख्या है ए की जगह मैंने मान लिया 4 है, उसमें हम भाग दे रहे हैं कितने का, 2 का दे रहे हैं, यानी ए की जगह 4 और बी की जगह 2। देखिए इसका मान कितना आएगा अपना 2 आएगा, ठीक है। अब यदि मैं 4 की जगह रख दूं 2 और 2 की जगह रख दूं 4, इसका मान आएगा अपना 1/2। देखिए क्या दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं है बराबर। इसका मतलब भाग के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन पूर्ण संख्याएं नहीं करती हैं। यानी 2 का भाग 4 में, 2 में जब 4 का भाग देंगे तो 1/2 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/4। 4/2 में भाग 4 के बराबर नहीं होता है। तो ये अपने पूर्ण संख्याओं के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं पूर्णांकों के बारे में। देखिए पूर्णांक पहले देख लेते हैं कहाँ तक होते हैं। तो ये प्लस के अनंत तक होती है ना, और ये होते हैं -1 -2 -3 -4 ... कहाँ तक होते हैं, अनंत का, ठीक है, अनंत तक होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं अपनी पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक जो होते हैं योग के लिए क्रम विनिमय होते हैं। पूर्णांक योग के लिए क्रम विनिमय होते हैं, यानी इनके क्रमों को बदल दें तो भी इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने 5 में 8 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा। या फिर 8 में 5 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, वही 13 हो जाएगा। इसका मतलब पूर्णांक जो होते हैं जैसे अपने फर्स्ट पद में आ रहे हैं, बराबर के बाद भी उतने ही आ रहे हैं। इसका मतलब पूर्णांक जो होते हैं वो योग के लिए क्रम विनिमय होते हैं। अब देखते हैं घटाव के लिए। देखिए इसके काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से हम थोड़ा सा इनको, अगर मैं 2-2 4-4 एग्जाम्पल बताने चलूं तो फिर काफी लंबा वीडियो बन जाता है। इस वजह से मैं इसके एक एग्जाम्पल ही लेके चल रहा हूँ। मेन चीजें आपके समझ में आना चाहिए। देखिए घटाव के लिए क्रम विनिमयता नहीं होती है, यानी जोड़ेंगे उसके लिए तो क्रम विनिमयता है, लेकिन घटाव के लिए क्रम विनिमयता नहीं होती है। किसके लिए, पूर्णांकों के लिए। देखिए वो समझते हैं। देखिए मान के चलिए मैंने 5 में से 3 घटाया, कितना आएगा अपना, 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं देखूं 3 में से अगर मैं 5 घटाऊं तो क्या हो जाएगा, -2 आएगा। आया तो सही 2, लेकिन कैसा आया, माइनस का। इसका मतलब घटाव दोनों अलग अलग आए है तो 2 ही, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है। इसका मतलब घटाव के लिए पूर्णांक जो हैं वो क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। इसके लिए इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 घटाव 5, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके लिए, अब बात कर लेते हैं गुणा के लिए क्रम विनिमयता। देखो गुणा के लिए क्रम विनिमय पूर्णांक संख्याएं
होती हैं। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान के चलो 3 गुणा माइनस के 5 में कर रहा हूँ, 3 गुणा माइनस के 5 कर रहा हूँ। देखो 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस के 15 हो गया। अब हम बात करते हैं माइनस के 5 गुणा 3 को लेकर। देखिए माइनस के 5 और 3 को जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना माइनस के 15। देखिए दोनों में सेम प्रोसीजर है, सॉरी दोनों में सेम नंबर आ रहे हैं, माइनस के भी आ रहे हैं, बराबर भी आ रहे हैं। इसका मतलब गुणा के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन पूर्णांक अपने करते हैं। अब बात करते हैं भाग के लिए क्रम विनिमयता। देखिए भाग के लिए क्रम विनिमयता अगर आप देखेंगे, देखिए बच्चों भाग के लिए क्रम विनिमयता देखेंगे, मान के चलिए कि कोई संख्या है 5 और उसमें भाग दे रहे हैं, सॉरी 5 नहीं, जैसे 8 है और 8 में भाग दे रहे हैं 4 का। अच्छा देखिए 8 में जब तुम 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा, सिंपल सी बात है। ये इसको ऐसे लिखते हैं 8 भाग 4 बराबर 2, लेकिन 4 भाग 8 बराबर होगा 1/2। इसका मतलब कि भाग के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन अपनी पूर्णांक संख्याएं नहीं करती हैं, क्योंकि आपने देखा कि 8 में जब 4 का भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, लेकिन जैसे ही 4 में 8 का भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1/2। इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होती हैं। चलिए ये हो गई हमारी पूर्णांक संख्याएं। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं की। देखिए हमारे चैप्टर रिलेटेड तो परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन इनको हम भी लेके चलते हैं जिससे हमें पता रहे कि कौन सी संख्याएं किस प्रकार के नियम का पालन करती हैं और किस प्रकार के नियम का पालन नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। देखिए परिमेय संख्याएं आपको पता है P/Q के रूप में वाली जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं योग के लिए वो क्या होती हैं, क्रम विनिमय होती हैं। देखिए इसको समझते हैं। देखिए मान के चलो कोई संख्या है 2/5 प्लस 1/5 ही मान लेते हैं। मैंने हर एक जैसे ले लिए हैं, जिससे क्या है कि इसको थोड़ा सा करने में आसानी होगी और कुछ नहीं है। देखिए 2/5 प्लस 1/5, इसका हर हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। देखिए 5 का भाग 5 में देंगे एक बार, उसका गुणा ऊपर वाली से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 का भाग 5 में देंगे एक बार, गुणा उसका जो है ऊपर वाले 1 से गुणा हो जाएगा। देखिए 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1/5, यानी इसका मान आ रहा है अपना 3/5। देखो 2 और 1 3, 3/5 आ रहा है अपना 2/5 और 1/5 का। अब क्या करेंगे, इसका क्रम पलट देते हैं। क्रम पलटेंगे, देखो 1/5 पहले लिख दिया और 2/5 बाद में लिख दिया। ठीक है, आप देखोगे दोनों का कितना है भाई, 5 है। ठीक है, दोनों का 5 है तो इसको सीधा लिख दे देंगे 1 + 2, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 3/5। देखिए इसका भी 3/5 था, इसका भी 3/5 है। इसका मतलब योग के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन अपनी परिमेय संख्याएं करती हैं। ठीक है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए देखिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्रम, सॉरी ये होगा, ये वाले क्रम और ये वाला क्रम दोनों का जो आंसर है वो अपना कितना आ रहा है, 3/5 ही आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं घटाव के लिए। देखिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अब बात करते हैं घटाव के लिए क्रम विनिमयता की। यानी 2 पद लेंगे उधर, इन दोनों को इधर घटाएंगे और 2 पद लेंगे इन दोनों को इधर घटाएंगे, तो क्या दोनों बराबर आते हैं
के नहीं आते। देखिए वैसे ये कहता है कि घटाव के लिए क्रम भिन्न नहीं होते हैं, यानी घटाव अगर अपन करेंगे तो वो आपस में कैसे नहीं होंगे, क्रम भिन्न में नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया 2/5 माइनस 3/5 और इधर भी लिखेंगे 3/5 माइनस 2/5। देखिए इधर देखेंगे तो दोनों का हर 5 है तो 5 लिख दिया, और 5 का भाग 5 में देंगे एक बार, और 1 का उस 2 से गुणा करेंगे तो 2, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे एक बार, और 1 का जब ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। देखिए 2 में इधर देखेंगे 2, देखिए ये माइनस के 3 है और ये कैसा है प्लस का 2, माइनस के 3 में से प्लस के 2 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1/5। देखिए इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस का 1/5। अच्छा इसको देख लेते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का भाग 5 में देंगे एक बार, उस 1 का किससे गुणा करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे कितनी बार, एक बार, उस 1 का ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अच्छा 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1/5। देखिए इसका आंसर आया माइनस का 1/5, इसका आंसर आया प्लस का 1/5। क्या दोनों बराबर आए, नहीं आए। इसका मतलब जो परिमेय संख्याएं होती हैं घटाव के लिए क्रम भिन्नता के नियम का पालन नहीं करती हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं गुणा के लिए। देखिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम गुणा के लिए कि परिमेय संख्याएं गुणन के लिए क्रम भिन्नता के नियम का पालन करती हैं कि नहीं करती। वैसे वो क्रम भिन्नता के नियम का पालन करती हैं परिमेय संख्याएं। चलिए फिर भी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। मान के चलिए ए की जगह मैंने ले लिया 3 और बी की जगह ले लिया मैंने 5। ऐसे ही 5 गुणा 3, उसको उल्टा करेंगे तो सॉरी क्रम चेंज करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। इधर इसकी वैल्यू कितनी आई 15, इधर इसकी वैल्यू कितनी आई 15। देखिए दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब परिमेय सॉरी ये हमने देखिए जैसे परिमेय संख्या ली हमने 3/5 गुणा 2/4 कह लीजिए। इधर देखिए 2/4 पहले और 3/5 बाद में। इधर देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6/20, ये हो जाएगा 3 दूनी 6/20। देखिए दोनों परिमेय संख्या, देखो ये भी परिमेय संख्या ली गुणा किया और ये परिमेय संख्या आई, ये भी वही संख्याएं, केवल उनका क्रम पलट दिया है। और क्रम पलटने के बाद में भी आप देख रहे हो कि दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब परिमेय संख्याएं जो होती हैं क्रम भिन्नता के नियम का पालन गुणन के लिए भी करती हैं। देखिए अब लास्ट बचा है भाग के लिए। चलिए भाग के लिए भी देख लेते हैं। भाग के लिए देखिए वैसे कोई नॉर्मल से एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान के चलिए कोई संख्या है 2/5, उसमें भाग देना है आपको 1/5 का। तो देखिए जब आप 2/5 में 1/5 का भाग दोगे, देखो इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। हम जो इजी है वो करके देखेंगे। देखो 2/5 इस भाग को क्या कर देंगे, गुणा में बदल देते हैं। जैसे ही मैं इस भाग को गुणा में बदलूंगा तो जो पीछे वाली संख्या है उसका हर ऊपर हो जाएगा और अंश नीचे हो जाएगा। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 5/1। अब आप इसको काट के देखेंगे तो 5 से 5 कट गया, आपका कितना आंसर आ गया 2/1। यानी इसका मान कितना आया 2/1। अब क्या कर रहे हैं, इसका क्रम पलट रहे हैं, यानी 1/5 में हम भाग दे रहे हैं 2/5 का। यानी पहले 2/5 में 1/5 का भाग दे रहे थे, अब दे रहे हैं 1/5 में 2/5 का भाग। और उसको करते हैं, देखिए 1/5 का 1/5 भाग को हम क्या कर देंगे गुणा, भाग को हम क्या कर देंगे गुणा लिख देंगे। और जैसे इसको गुणा लिख देंगे तो अंक पलट जाते हैं, ऊपर से नीचे हो जाएंगे। 5 से 5 कट गया, क्या बचा अपना 1/2। क्या बचा 1/2। ऊपर आया 2/1, नीचे आया 1/2। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं जो हैं भाग के लिए क्रम भिन्नता के नियम का पालन नहीं करती हैं। तो ये थी हमारी क्रम भिन्नता के गुणधर्म। आगे की वीडियो में हम आपको साहचर्यता और विचरण के नियम की बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।